Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls. I'm your biology lecturer. Today 16th April 2020. Our topic of discussion is summer vacation work. Summer vacation work से related आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस MCQs और ये जो मल्टीपल चॉइस हैं ये भी चैप्टर नंबर 1 से इंक्लूड हैं यानी जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 इनके बाद जो MCQs हैं उनमें से चैप्टर नंबर 1 के MCQs अलग किए हैं मैंने और 5 MCQs आपको कल बताए थे उनसे रिलेटेड और नेक्स्ट 5 जो चैप्टर नंबर 1 के MCQ हैं वो आज बताएंगे। फर्स्ट MCQ है फ्रॉग शो डैश टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉग जो है वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये क्वेश्चन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में से, यानी फ्रॉग में किस तरह की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। फ्रॉग जो है वो एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, बिकॉज फ्रॉग में जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी फ्रॉग की बॉडी जो है वो एक सेल से ज़्यादा सेल्स पर डिपेंड करती है और सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस में है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम। इसी तरह फ्रॉग में भी ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये मौजूद हैं, बिकॉज सेल्स जो हैं सेल्स मल्टी सेलुलर हैं। फ्रॉग की बॉडी में सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मल्टी सेलुलर। के फ्रॉग में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटिंग ऑफ जाबर बिन हयान। इनमें से कौन सी बुक्स हैं जो कि जाबर बिन हयान ने लिखी हैं। जाबर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की केमिस्ट्री में और बहुत ज़्यादा किताबें लिखी और इसकी जो फेमस बुक हैं वो हैं अल नबातात और अल हैवान। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, यानी ये दोनों बुक्स जो हैं नबातात और हैवान पौधों पर और जानदारों पर जो किताब लिखी है वो जाबर बिन हयान ने लिखी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। दोनों बुक्स जो हैं अल नबातात और अल हैवान, ये दोनों बुक्स जो हैं ये जाबर बिन हयान ने लिखी हैं। जाबर बिन हयान प्रैक्टिस्ड इन। जाबर बिन हयान ने किस जगह पर अपनी प्रैक्टिस की। ही वॉज बॉर्न इन ईरान। वो ईरान में पैदा हुआ था, लेकिन वो उसने अपनी जो मेडिसिन की प्रैक्टिस है वो इराक में की थी। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है कि ही प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक, के इराक में जाबर बिन हयान ने मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट क्लासिफिकेशन। वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम क्लासिफिकेशन को डील करते हैं। अब वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन को डील करते हैं। टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो टेक्सोनॉमी, taxonomy is a branch of biology in which we deal about classification because taxa mean groups। taxa का मतलब होता है ग्रुप्स। तो इसलिए टेक्सोनॉमी जो है ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की।
नेक्स्ट, body parts of living organisms are replaced, repair and remove. बॉडी पार्ट जो है ऑर्गेनिज्म के वो रिप्लेस होते हैं, रिमूव होते हैं, रिपेयर होते हैं। और ये किस में होता है? मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, बायो इकोनॉमिक्स। मेडिसिन में तो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़। फिशरीज़ जो है वो एक प्रोफेशन है जिसमें हम फ़िश स्टडी करते हैं। बायो इकोनॉमिक जो है वो रिलेशनशिप है बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्जरी। सर्जरी जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम बॉडी पार्ट्स को ट्रीट करते हैं, डिफेक्टिव बॉडी पार्ट्स या डिजीज्ड बॉडी पार्ट्स को ट्रीट करते हैं और उन बॉडी पार्ट को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं या रिमूव करते हैं बॉडी से। उसे कहते हैं सर्जरी। और ये प्रोफेशन जो है ये अडॉप्ट होता है आफ्टर एमबीबीएस। जब एक स्टूडेंट जो है वो एफएससी प्री मेडिकल के बाद एंट्री टेस्ट क्लियर करता है और उसके बाद वो एमबीबीएस का बेसिक कोर्स करता है। आफ्टर देन वो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करता है और इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के वो हम आज करेंगे। होपफुली आपने जो लास्ट हमने पढ़े थे लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चंस वो आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे बिकॉज लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं थे आपके पास, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चंस थे। और आज भी हम शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, एमसीक्यूज के साथ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे सो दैट आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर सकें। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपने अपने जो समर पैक है, समर वेकेशन वर्क वाला जो रजिस्टर है उस पर आपने राइट करना है। और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं यानी आपको राइट कर दिए हैं वो आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिखने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको मैंने बुक के पेज नंबर पर निशान लगाए हैं वो आपने बुक के पेज नंबर वाले ही याद करने हैं, लिखने हैं। और जब आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह तो उसमें भी आपने अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सो दैट आपको अटेम्पटेशन भी आनी चाहिए और वो आपकी अटेम्पटेशन अच्छी हो जाएगी अगर आप टेस्ट से पहले ये सारा काम जो है डे बाय डे डेली बेसिस पे आप अपने जो समर वेकेशन वर्क रजिस्टर है उस पर लिखेंगे। Now take out your page number 18. पेज नंबर 18 पर क्वेश्चन नंबर 5 है How would you distinguish the biomolecule from other molecules? बायोमोलिक्यूल और सिंपल मॉलिक्यूल इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप, कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इनका फ़र्क बता सकते हैं। And what is the criteria for classifying the biomolecule as micromolecule and macromolecule? और क्या क्राइटेरिया है कि आप बायोमोलिक्यूल को डिवाइड कर रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल पे। यहाँ पर हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन के बायोमोलिक्यूल और मॉलिक्यूल इन दोनों में कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे फ़र्क बयान कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पर मॉलिक्यूल्स को उनकी टाइप्स में डिवाइड किया गया है यानी
मॉलिक्यूल की दो टाइप्स बनी है, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल में डिफरेंस। अब मॉलिक्यूल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड that retain the properties of that compound। मॉलिक्यूल एक छोटा सा पार्ट है किसी भी कंपाउंड का जिसके अंदर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। और बायोमॉलिक्यूल क्या है? इन ऑर्गेनिजम्स, जानदारों में, द स्टेबल पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। जो स्टेबल पार्टिकल्स बॉडी में बनते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से, तो उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। फिर से एक बार ये देख लें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड बायोमॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कहते हैं उस स्मॉलेस्ट पार्ट को किसी भी कंपाउंड के जिसमें उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं। रिटेन्स का मतलब कि रखता है। वो जो पार्टिकल है, वो जो पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट, वो अपने अंदर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज रखता है, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। जबकि बायोमॉलिक्यूल कहते हैं किसी जानदार में, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो स्टेबल पार्टिकल्स बनते हैं वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, उनको क्लासिफाई किया जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, उनको ग्रुप किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली बायोमॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं। तो दो तरह की टाइप्स हैं जिसमें बायोमॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद लो मोलेकुलर वेट। माइक्रो कहते हैं स्मॉल को, लेस को, कम। ठीक है, माइक्रो के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। समटाइम्स हम इसे यूज़ करते हैं वेट के एतबार से, सम टाइम हम इसे यूज़ करते हैं क्वांटिटी के एतबार से, सम टाइम हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। यानी मतलब एक ही है, लेस, लेकिन ये मतलब जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तौर पर हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे एक वर्ड है, कोई भी वर्ड, ठीक है, वो जिस भी लाइन में यूज़ होता है उस लाइन के हवाले से उस वर्ड का मतलब होता है। इसी तरह जो माइक्रो और मैक्रो है, इनके भी एक ही मतलब है, लेकिन ये डिफरेंट जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ तौर पर इसका मतलब यूज़ होता है। लाइक यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की टाइप्स में इसे यूज़ किया जाता है, इससे देखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लो वेट। यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। इसी तरह मैक्रो, मैक्रो का मतलब है मोर और लेस। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलेकुलर वेट ज़्यादा होता है, हाई होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, वाटर, और मैक्रो मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल हैं स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के बताने हैं। तो इसका आंसर स्टार्ट होता है पेज नंबर 7 से। टिक आउट योर पेज नंबर 7।
पेज नंबर 7 निकालें। पेज नंबर 7 में सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल। पेज नंबर 9 पे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। ये जो कंप्लीट लेवल्स हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1 to 9, ये कंप्लीट लेवल इसका आंसर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो इसमें आपने इन सब लेवल की डेफिनेशन और जो एग्जांपल है वो लिखनी है। और मॉलिक्यूल में आपने इसके टाइप्स भी लिखनी है, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल कंप्लीट, मॉलिक्यूलर लेवल में डेफिनेशन और इसकी टाइप्स, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल इसमें इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल, टिश्यू लेवल में भी डेफिनेशन और एग्जांपल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें भी इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल, इंडिविजुअल लेवल में भी डेफिनेशन और एग्जांपल, पॉपुलेशन लेवल इसमें भी डेफिनेशन और एग्जांपल, कम्युनिटी लेवल इसमें भी डेफिनेशन और एग्जांपल, एंड बायोस्फीयर लेवल कंप्लीट। ये कंप्लीट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें आप ये सब कंप्लीट लिखेंगे विद डायग्राम। इसमें डायग्राम भी बनाएंगे। आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पॉसिबली जिसमें डायग्राम बनती है वो आप लाजमन तौर पर बनाएंगे, बिकॉज जो ये आपकी डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स के भी सेपरेट जो क्वेश्चन में सेपरेट मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ कॉलोनी? इफ यू फाइंड division of labor among the cells and tissues, what level of cellular organization is it? क्वेश्चन को समझे ज़रा। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि क्या कॉलोनी के सेल्स में लेबर ऑफ डिवीजन होती है। देन अगर होती है, अगर सेल्स हैं जो कि डिवीजन ऑफ लेबर करें, यानी जो अपने काम को डिवाइड करें आपस में, सेल्स और टिश्यूज, तो वो क्या लेवल बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा था कॉलोनियल सेल्स के बारे में, कि जो कॉलोनियल सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। वो सेल्स एक दूसरे पर किसी भी काम के लिहाज से, डिवीजन ऑफ लेबर के लिहाज से डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, 100 of wallworks makes a colony, 100 of cells। तो बहुत ज़्यादा जो 100 of cells हैं वो मिलकर कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है। तो वॉलवॉक्स जो है वो एग्जाम्पल है कॉलोनियल टाइप की, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक कॉलोनी, उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। तो जो इसमें आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि इज़ देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ कॉलोनी, तो इसका आंसर है नो, देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ कॉलोनी। और सेकंड है कि इफ़ यू फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स, अगर आपको सेल्स और टिश्यूज़ में डिवीजन ऑफ लेबर नज़र आए तो ये कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के इस लेवल को कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन बॉडी देख लें। ह्यूमन बॉडी में अब सेल्स जो हैं वो कंबाइन करके टिश्यूज़ बना रहे हैं और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल। अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसमें जो लाइफ है, लाइफ के जो लेवल्स हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन हुई है इन लेवल्स की, तो वो सारा लेवल जो है कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये शो कर रहा है कि जो सेल्स हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं और वो जो सेल्स हैं वो अपना काम जब करते हैं तो वो दूसरे सेल्स पर भी डिपेंड करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम हार्ड एक्सरसाइज करें, ठीक है, फास्ट रनिंग करें, तो क्या होगा, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ हमें सांस ज़्यादा आने लग जाएगा, यानी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो हार्ड एक्सरसाइज जो की है उसमें ना सिर्फ हमारे जो मसल्स हैं उन्होंने वर्क किया है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे जो लंग्स हैं वो भी तेज़ी से काम कर रहे हैं, जो हार्ट है वो भी तेज़ी से काम कर रहा है। तो वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके अपना जो वर्क है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सेल्स जो है वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, वो अपना काम एक कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं। और कॉलोनियल टाइप में तो ऐसे होता है कि अगर वो कॉलोनी रप्चर भी हो जाती है तो सेल सेपरेट हो जाते हैं, उनको वो उन पर कोई भी जो इफ़ेक्ट है वो नहीं होता। लेकिन मल्टी सेलुलर बॉडी में ये होता है कि अगर कोई टिश्यूज़ डैमेज हो जाएं, ठीक है, तो दूसरे टिश्यूज़ जो हैं उन पर भी इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ का। तो इसलिए जो कॉलोनी है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, नो है उसका आंसर। और जो सेकंड है, सेकंड पार्ट उस क्वेश्चन का, उसका आंसर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है उनके सेल्स एंड टिश्यूज़ में। I hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.